नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ष एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन किए थे। देखिए, अनुपात और समानुपात जो है इसका बेसिक बहुत ज़्यादा नहीं था। बेसिक हम लोग लास्ट 2 क्लास में अच्छे से पढ़ लिए थे। इसमें ये है क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछता है, बस वही हम कर रहे हैं। यानी कल कुछ किए थे, आज कुछ करेंगे। अगर आज भी बच गया तो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, आज हम क्वेश्चन ही करेंगे कल की तरह। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लिख दिए, थोड़ा टाइम की बचत हो इसलिए, क्योंकि जानते हैं क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाती है, इसलिए हम पहले से ही लिख दिए हैं। चलिए, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, आपको समझा रहे हैं, फिर कर रहे हैं। बोल रहा है, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के अनुसार परिवर्तित होता है। भार के वर्ग रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, भार के, यहाँ आप लोग कर लीजिएगा वर्ग के अनुसार, ठीक है। चलिए, भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, जिसका वर्तमान मूल्य 5184 रुपये है। फिर बोल रहा है, यदि इसे 3 टुकड़ों में काटा जाए तथा उनके भार का अनुपात इतना हो तो इस प्रकार काटने से हानि ज्ञात कीजिए। चलिए, शायद क्वेश्चन आप लोग पहली बार में नहीं समझे होंगे। चलिए, हम एक बार फिर समझाने का प्रयास करें, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। देख क्या है, बोल रहा हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के अनुसार परिवर्तित, भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यानी भार का जैसा भार होगा उसी हिसाब से उसका मूल्य भी बढ़ेगा, लेकिन भार सिर्फ भार नहीं, भार के वर्ग के अनुसार बढ़ेगा। तो जैसे अगर बात कर रहे हैं, इसके बाद बोल दिया फिर उस हीरे के टुकड़े को अलग अलग टुकड़ों में काट दिया गया, ठीक है। मतलब एक पूरा हीरा था, उसको अलग अलग टुकड़ों में काट दिया, उनका भार अलग अलग सबका जो टुकड़े हैं। तो अब बताइए, ये अलग अलग टुकड़े भी, उनका भी तो भार मतलब मूल्य कैसे बढ़ेगा? उन्हीं के वर्ग के अनुसार ही बढ़ेगा। तो अब ये पूछ रहा है कि जो मतलब जब पूरा कटने से पहले था उस भार के वर्ग के अनुसार जो मूल्य था, अब कटने के बाद जो अलग अलग टुकड़ा बना है 3, उन सबके मिला के जो मूल्य मिल रहा है, तो उन दोनों में क्या अंतर आया, यानी हानि क्या है, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो सीधा सा मतलब अगर हानि पूछ रहा है तो इसका मतलब कटने से पहले इसका मूल्य ज़्यादा रहा होगा, कटने के बाद मूल्य कम हो गया। चलिए, हम फिर क्वेश्चन अब कर रहे हैं, आप लोग समझिए। क्वेश्चन हम आपको समझा दिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि ये बोला है कि कोई हीरा का टुकड़ा है, उसका जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुसार बढ़ रहा है। अगर उसको मतलब अब वो बढ़ा, काटने से पहले इसका इतना मूल्य था, लेकिन उसको अलग अलग टुकड़ों में काट दिया गया, उसका भार का अनुपात दिया है। फिर पूछ रहा है, जब इनको काट दिया गया उसके बाद जो मूल्य उनका बना तो इतनी हमको हानि हुई। चलिए, वही हम कर रहे हैं। अब देखिए, बोल रहा है पहले क्या टुकड़ा था कि पहले खड़ा टुकड़ा था, बाद में काटने के बाद 1:2:3 के अनुपात में उनको काटा गया। ये भार का अनुपात है, ठीक, उनके भार का अनुपात है। चलिए, जब 1:2:3 भार का अनुपात दिया है तो हम मान सकते हैं ना, भार का अनुपात दिया तो हम भार मान ले रहे हैं। माना टुकड़ों का भार क्रमशः x, 2x तथा 3x है। क्यों? क्योंकि इनका अनुपात, भार का अनुपात 1:2:3 में है, x 2x 3x, तब भी अनुपात सेम है, हम ये मान लिए। अब देखिए, कटने के बाद है ना, अगर कटने से पहले ये तो भार, देखिए भार अब चाहे अलग अलग टुकड़े में रख रहे हैं वो, लेकिन अगर इसको इकट्ठा करेंगे तो वही भार मिल के आएगा ना। तो वही कह रहे हैं, मतलब इसका मतलब अगर हम बोलें तो कटने से पूर्व भार क्या रहा होगा? अरे भाई, यही तो इन्हीं सब का योग रहा होगा ना, क्योंकि यही कट के अलग अलग भार है ना। यानी x + 2x + 3x बराबर 3 2 5 1 6x। चलिए, अब देखिए, एक कटने से, अगर हम कटने के बाद भार यहाँ मान लिए तो कटने से पहले वाला भार तो यही रहा होगा। चलिए, अब हमसे बोल रहा कि उसका मूल्य क्या है, 5184 है, लेकिन शर्त क्या दिया था कि जो मूल्य है ना, इनके भार के वर्ग के बराबर है, ठीक है, वर्ग के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। यानी हम कह सकते भार कितना कटने से पहले। चलिए, हम कंडीशन क्या लगाते हैं, कटने से पूर्व कंडीशन क्या है, देखिए, यानी कि हो जाएगा 6x² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कटने से पूर्व भार तो 6 था ना, 6x² बराबर, ये कितना मूल्य इसका था, 5184 मूल्य था। चलिए, इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 36x² बराबर कितना आया, 5184। अगर हम कितना 6 से काट रहे हैं, चलिए हम 6x² बराबर कर रहे हैं, एक बार कितना आ जाएगा,
छः चौक 36 यहाँ हो गया, फिर 6 8 48, 3 6 चौक 36, 48 3 6 चौक 36, 6 चौक 24। चलिए फिर हम 6 से काट रहे हैं इसको, कितना हो जाएगा 6 एकम 6, इसके बाद 2 गया, 6 चौक 24, 6 चौक 24, यानी आप कह सकते हैं यक्स बराबर 12 आ गया। ठीक, देखिए यक्स बराबर 12 आ गया। यक्स क्या था, यक्स देखिए यहाँ इनके अनुपात में गुणांक है। ठीक है, अगर हम अब क्या कह सकते हैं, यानी पहला भार कितना हो जाएगा, पहला भार क्या हो जाएगा, पहले टुकड़े का भार, देखिए पहले टुकड़े का भार, पहले टुकड़े का भार बराबर कितना हो जाएगा, अरे भाई ये सीधे x बराबर 12 है तो 12 हो जाएगा। दूसरे कितना हो जाएगा, दूसरे टुकड़े का भार क्या हो जाएगा, इसके बाद 2x है ना, 12 यानी 2 गुणे 12। ठीक, चलिए हम लिख दें 2 गुणे 12। और तीसरे क्या हो जाएगा, तीसरे क्या हो जाएगा बराबर 3 गुणे 12। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए हमको भार नहीं ज्ञात करना था, हमको ये ज्ञात करना था ना कितना हानि हुई काटने के बाद। इसका मतलब हमको काटने के बाद मूल्य ज्ञात करना है कि इनका मूल्य अब कितना बना, क्योंकि जब ये पूरा 6x ग्राम का था या 6x किलोग्राम जो भी है, मान लीजिए 6x ग्राम का था, उस टाइम इसका मूल्य 5184 था। लेकिन जब इनको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया है तो भार जो मिला, इसके बाद टुकड़ों का अलग अलग मूल्य कितना होगा, जबकि कंडीशन दिया है हर एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो हम पहला देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसके बाद देखिए हम मूल्य ज्ञात करें, टुकड़ों का मूल्य, टुकड़ों का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसके बाद कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। चलिए आपको पता है x बराबर क्या है, x बराबर 12 है, सब में x स्क्वायर कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हैं, बराबर x स्क्वायर सब में कॉमन ले सकते हैं, बचा कितना 1 धन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। देख रहे हैं, देखिए अरे भाई एक्स स्क्वायर सब में हम कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमको टुकड़ों का मूल्य ज्ञात करना है। अब टुकड़ों का मूल्य ज्ञात कर अलग अलग अब सब देखिए टुकड़े हो गए, अब एक टुकड़े का अलग मूल्य होगा, दूसरे टुकड़े का अलग मूल्य होगा, तीसरे टुकड़े का अलग मूल्य होगा, क्योंकि उनके भार के वर्ग के अनुसार टुकड़ों का मूल्य होगा। तो हम वही किए, इनका भार जो था देखिए x 2x 3x, तो हम उन्हीं का स्क्वायर कर दिए। इसके बाद हमको पता था एक्स स्क्वायर हम बाहर ले लिए। ठीक है, अब हमको मालूम है x का मान 12 है तो एक्स स्क्वायर का मान 144 हो जाएगा। देखिए 144, इसके बाद 9 1 10 4 14। ठीक है, ये हो गया। अब गुणा करेंगे 14 चौको 56 और 14 चौको 56 और 56 5 61, फिर 14 एकम 14 और 14 6 20। ठीक 20। चलिए मूल्य आ गया, मतलब बाद में कटे हुए टुकड़ों का मूल्य आ गया 2016 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं, मूल्य में कमी कितनी हो गई, मूल्य में कमी, कमी मतलब हानि, वही तो जब कमी हो गई मतलब हानि हो रही है। इसका मतलब 5184 पहले था, 2016 बाद में हुआ। कमी कितनी हुई 14 6 8, यहाँ बचा 7 में से 1 जन 6 1 3, 3168 रुपये इसके मूल्य में कमी आ गई। ये कमी कहाँ से हुई, मतलब देखिए टुकड़े मतलब हीरा तो वही था लेकिन इसका मूल्य चेंज कैसे हुआ। कंडीशन दिया था ना कि मूल्य जो उसका उसके वर्ग के मतलब भार के वर्ग के अनुसार है, यानी भार के वर्ग के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो क्या हुआ था यहाँ पर टोटल था स्क्वायर, यानी कि जब आप यही आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए आप 6 का स्क्वायर टोटल करेंगे 36 आएगा, लेकिन अगर यही आपको करना हो 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, टोटल 14 आ रहा था, यहाँ 36 यहाँ 14, तो फर्क तो यहीं आ जा रहा है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर मूल्य में कमी हो गई। चलिए ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात था ही, और भी किसी हम रूप में इसको रख सकते हैं, लेकिन अनुपात समानुपात यहाँ दिया था, यानी कि अनुपात का यहाँ दिया था, इसलिए हम अनुपात में ही इसको रखे हैं। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कागज के बंडलों से
भरे हुए बॉक्स का भार 36 केजी है। इसके बाद क्या है, यदि बक्से का भार और कागज़ के बंडलों के भार का अनुपात, यदि बक्से के भार और कागज़ के बंडलों के भार का अनुपात 3:22 है तो कागज़ का भार ग्राम में कितना है? तो कागज़ का भार ग्राम में कितना है? चलिए, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाती है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देखिए, हम क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कागज़ के बंडलों से भरे हुए बॉक्स का भार 36 केजी है। यानी 36 केजी किसका किसका भार है? कागज़ का जो बंडल है उन सब का भार प्लस बॉक्स का भार, दोनों मिला के 36 केजी है। इसके बाद बोल रहा है यदि बक्से के भार और कागज़ के बंडलों का अनुपात, यानी भार का अनुपात 3:22 है, तो फिर पूछ रहा है कागज़ के भार ग्राम में कितना है। चलिए ठीक है, तो हम निकालते हैं। हमारे पास क्या दिया है, अभी प्रेजेंट टाइम हमको दिया है कागज़ के बंडलों से भरे हुए बॉक्स, यानी कागज़ प्लस बंडल का दोनों का दिया है मिला के 36 किलोग्राम, यानी कुल भार बराबर कितना है? 36 केजी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 36 × 1000 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। कुल भार में क्या क्या है देखिए, कागज़ प्लस बॉक्स दोनों है ना, दोनों का है। चलिए, इसके बाद बोला यदि बक्से के भार और कागज़ के बंडलों का अनुपात 3:22 है। बोल रहा है यदि बक्से के भार और कागज़ के बंडलों के भार का अनुपात 3:22 है। यानी देखिए, अब दोनों का मिला का अनुपात दिया है, अब हम कह रहे हैं कुल अनुपात क्या है? कुल अनुपात कितना है? अरे भाई 3 और 22 मतलब 25 है। हम कहें कुल अनुपात ये है या कुल भार है, बात बराबर है, क्योंकि यही भार है, इसी भार का अनुपात यहाँ पर दिया है। यानी भार दोनों का है, अनुपात दोनों का है। हम बोल सकते हैं कि दोनों का मिलाकर भार कितना है, या ये कह सकते हैं दोनों अनुपात कितना है। जब दोनों अनुपात जितना रहेगा वो भार के ही, क्योंकि भार वही भार तो बटा है अनुपात में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 25 अनुपात बराबर कितना? 36 × 1000। ठीक है, चलिए हम क्या कह सकते हैं? 25 चौक को 100 यानी 40, तो हम क्या कह सकते हैं? 1 अनुपात बराबर 0, 4 छक 24, 4 3 12, 12 2 14, यानी कि 1 अनुपात बराबर 1440 है। तो हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना कागज़ का भार। कागज़ का अनुपात कितना? देखिए, बक्से का अनुपात 3 है लेकिन कागज़ का अनुपात 22 है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कागज़ के बंडलों का अनुपात, बंडलों के भार का अनुपात बराबर कितना है? 22 है। ठीक है, तो जब 1 अनुपात आपको पता है इतना ग्राम है, तो 22 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 1440 × 22 कितना हो जाएगा? चलिए करते हैं। 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 88 8 96, फिर अब 22 एकम 22, 22 10 32 1 31, यानी कितना हो गया भार टोटल? 31,680 ग्राम है। ठीक है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, लेकिन हमको ग्राम में ही पूछा है तो ग्राम में ही निकलेगा ये। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए क्या है। देखिए, बोला था बक्सा में कुछ कागज़ के बंडल रखे थे, उन दोनों का भार मिलाकर बोला था 36 किलोग्राम है। इसके बाद बोला है कि जो बक्सा है और कागज़ के बंडल के भार का अनुपात हमको दिया था 3:22 है। इसके बाद ग्राम में पूछा था कागज़ के बंडल का अनुपात कितना है। तो ठीक है, हम कुल भार देखें 36 किलोग्राम था, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें 1000 से गुणा करके। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास कुल अनुपात कितना था, अरे 3 बक्से का 22 बंडल का, यानी 25 अनुपात था। और 25 अनुपात किसके बराबर था, इसी 36 किलोग्राम के बराबर था। तो हम बराबर रख दें तो हमको मालूम चला कि एक अनुपात 1440 ग्राम के है। तो हम देखें हमको कागज़ के बंडल का भार पूछा था, जब एक अनुपात बराबर इतना है तो कागज़ के बंडल का अनुपात 22 था, तो 22 अनुपात में हम निकालें कितना भार होता है, तो हम देखें 31,680 ग्राम होता है। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इजी है, लेकिन फिर भी इस टाइप का क्वेश्चन छूट गया था तो हम बीच में डाल दिए हैं इसको। चलिए, लिखा है 17:24 के अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए, के अनुपात में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए, कि अनुपात 1:2 हो जाए, कि अनुपात 1:2 हो जाए। चलिए क्वेश्चन समझिए एक बार, फिर हम बता रहे हैं। बोल रहा है कि 17 संबंधित 24 का अनुपात दिया है। इसका पूछ रहा है इसमें प्रत्येक में, यानी कि 17 में भी 24 में भी कितना जोड़ा या घटाया जाए कि उनका अनुपात 1:2 हो जाए। चलिए ये बात बोला, तो आप समझिए क्या हो सकता है, जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार एक आइडिया समझिए क्या हो सकता है। अगर आपसे हम कहें 17/24 को आपको इसको कन्वर्ट करके लाना 1:2 में, यानी कहने का मतलब नीचे दुगना होना चाहिए। अभी देखिए क्या अंतर है, 17 दूनी 34, अगर यहाँ 34 रहता तो यहाँ 2 होता, लेकिन अगर आप इसमें कुछ भी ऐड कर रहे हैं, देखिए 18 हुआ तो क्या उसका दुगना के बराबर पहुँच जा रहा है। मतलब कोई भी आप संख्या ऐड कर ले रहे हैं, क्या दुगना के लगभग जा रहा है, क्योंकि अभी अगर दुगना से थोड़ा सा ज़्यादा होता तो एक बार हम पॉसिबिलिटी कर सकते थे। आप इसमें कुछ भी जोड़ दें, क्योंकि अभी भी देखिए 17 दूनी 34, मतलब दोनों आस पास है, दुगना होने का कोई चांस है नहीं जोड़ने में। तो आप घटाने की तरफ जा सकते हैं, देखिए घटाने की तरफ जा सकते हैं, जोड़ने की तरफ, लेकिन बस एक आइडिया आपको दे रहे थे कि ये जुड़ नहीं सकता इसमें, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे तो ये इनका अनुपात ये बन नहीं पाएगा। चलिए ये तो हो गया आपके सोचने के लिए, बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर आएगा। चलिए अगर हम कहें आपको जोड़ के ही दिखा दे रहे हैं, बाद में हम कहेंगे घटना इसको घटाना है, तो वो भी सही है। चलिए अगर हम मान ले रहे हैं, माना प्रत्येक में से यक्स घटाया जा रहा है। देखिए अभी हम ये नहीं कह सकते, देखिए आप अभी आपको हम एक आइडिया दिए ना कि जुड़ने पर नहीं आएगा, लेकिन हम तब ये भी डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, हम यहाँ जोड़ा भी जा सकता है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम जोड़ देंगे, लास्ट में उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा, वहाँ से मालूम चल जाएगा हाँ इसको जोड़ना नहीं घटाना है, क्योंकि हम जो माने रहेंगे उसके विपरीत आएगा। इसलिए हम आपसे बता रहे हैं कि यहाँ आप लिख सकते हैं, जोड़ा भी जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम घटाया जा सकता है लिख रहे हैं तो वही लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो 17/24, अब इसमें क्या हम बात करें, यक्स को दोनों में से घटाने के। चलिए यक्स दोनों में से घटा दिए, इसके बाद अनुपात इनका बन गया 1:2। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आप करिए 17 दूनी 34 माइनस 2x बराबर 24 माइनस यक्स। देखिए अब यहाँ माइनस 2x उधर जाएगा, यक्स हो जाएगा, मतलब यह प्लस एक्स हो जाएगा, क्यों ये घटाएंगे तो सिर्फ एक्स बचेगा। हम लिख सकते हैं यक्स बराबर 34 इधर है, इधर आएगा नेगेटिव होगा, 10 हो जाएगा, यानी यक्स बराबर 10। क्योंकि हम माने थे घटाया जाएगा, साइन पॉजिटिव ही आ रहा है, इसका मतलब हमारा मानना सही था, यहाँ घटाया ही जाएगा। चलिए अगर हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक बार हमको दिखा दे वो भी। अब देखिए यहाँ अब आंसर यही हो गया कि 10 घटाया जाएगा, ठीक। चलिए हम एक बार जोड़ने की बात कर रहे हैं, यक्स में हम कितना है 17 में हम यक्स जोड़ रहे हैं, 24 में भी हम यक्स जोड़ रहे हैं, ठीक है। बराबर अनुपात आ रहा है 1/2, तो क्या हो जाएगा 17 दूनी 34 धन 2 यक्स बराबर 24 धन यक्स। चलिए हम 2 यक्स इधर है, इसको यहीं रहने देते हैं, यक्स को इधर ला रहे हैं, 2 यक्स में से एक्स जाएगा तो एक्स बचेगा,
इसके बाद 24 इधर है, 34 इधर है, तो इधर को हम 34 को उधर ले जाएंगे तो -34 जाएगा, आ जाएगा -10। अब देखिए, अब हम क्या कहे थे, अगर आप इसमें -10 जोड़ रहे हैं तो -10 जोड़ने का मतलब क्या हुआ, घटा ही तो रहे हैं ना। देखिए अगर प्लस है, प्लस यहाँ हम -10 लिख दें मतलब घटा ही रहे हैं, या हम कह सकते हैं हम माने थे जोड़ रहे हैं लेकिन हमारा साइन नेगेटिव आया, इसका मतलब जोड़ना हमारा सही नहीं था, हमको घटाना पड़ेगा। और भी अंक वही, आंकिक मान वही आएगा। आप साइन से मतलब ये है कि आप जो कंडीशन माने थे उसके अपोजिट आएगा। हम माने थे जोड़ा गया है, लेकिन माइनस ये बता रहा है नहीं जोड़ा नहीं गया, घटाया गया, बाकी मान वही रहेगा, 10 ही रहेगा, यानी 10 घटाया जाएगा इसमें। चलिए ये हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब था कुछ नहीं क्वेश्चन में, लेकिन हाँ ये रह गया था, इसलिए हम कहीं एक बार आपको बता दें अगर ऐसा कुछ आ जाए आप लोग कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं के योगफल का 30% उसके अंतर के 40% के बराबर है। दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। बराबर है। फिर क्या बोल रहा है, तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है। तदनुसार बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है। छोटी संख्या का अनुपात क्या है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चलिए बोल रहा है कि दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। तो बोल रहा है बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्या अनुपात है। चलिए हम मान ले रहे हैं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं संख्या, तो मानना ही पड़ेगा। माना बड़ी संख्या a तथा छोटी संख्या b है। देखिए क्यों हम छोटी बड़ी लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ छोटी बड़ी करके बोला इसलिए हमको मानना पड़ा। तो कंडीशन क्या दिया है, उनके योगफल का 30%, यानी अब हम कह सकते a + b का 30% क्या आ जाएगा, 30/100 बराबर है इनके अंतर के 40% के। इनके अंतर के 40% के बराबर है। देखिए यही ना बोला है कि इनके योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। 100 से 100 काटें, 0 से 0 कटा। चलिए हम क्या कर सकते हैं इसको, 3a + 3b = 4a - 4b। चलिए अब a को देखिए, इधर a है, हम इधर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ बड़ा है, तो यहाँ से जब 4a इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा 3a उसमें से, तो बचेगा a सिर्फ। इसके बाद देखिए हम इधर करके लिख देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए 3b इधर था, इधर आएगा तो हो जाएगा 7b। यानी अब आप कह सकते a/b = 7/1। तो ये बताइए बड़ा कौन था, बड़ा a था क्योंकि हम माने बड़ा a, छोटा कौन है b है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, a/b = 7/1। यही इनका अनुपात हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन नहीं था इसमें, यही था कि हम ये बोला था कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर, बस वही हम सीधे कर दें। इसके बाद a और b का मान निकल गया, यानी कि अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आप लोग समझिए इसको, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिक्कों वाला क्वेश्चन। चलिए बताते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। के सिक्के
5:6:8 के अनुपात में है। फिर बोल रहा है यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है? संख्या क्या है? चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से एक क्वेश्चन समझ लीजिए, इसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा आप ऐसे लगा लेंगे। तो पहले इसको अच्छे से आप आराम से समझिए, इसको हम थोड़ा टाइम लेकर समझाएंगे लेकिन बहुत ही अच्छे समझाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं और उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:6:8। इस अनुपात में सिक्के रखे गए हैं, लेकिन अब ये नहीं बताया कितने सिक्के रखे गए। हाँ, उनका टोटल कितना मूल्य यानी कि कितना रुपया बन रहा है सिक्के जो भी है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे जो भी सिक्के हैं उन सबको मिला कर कितना रुपया बन रहा है? 240 रुपया बन रहा है। तो बोल रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? चलिए समझाते हैं इसको कैसे लगेगा। देखिए सबसे पहले बात कर रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। चलिए हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं 1 रुपये में कितना रुपया हो सकता है? 1 रुपये के एक सिक्के का मूल्य कितना होगा? एक सिक्के का मूल्य, इसका सीधा सीधा 1 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर 1 रुपये है, चलिए 1 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये का सिक्का है, उसके एक सिक्के का मूल्य 1 ही रुपये होगा ना। अगर वही हम करें 50 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? एक सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? देखिए 50 पैसा है, यानी आपको पता है 50 पैसा मतलब 1/2 रुपीज़। अरे 50 पैसे में क्या होता है? आधा रुपये होता है ना, वही तो हम बोल रहे हैं ना, 1/2 रुपये, ठीक है, 1/2 रुपये मतलब एक सिक्के का मूल्य 1/2 रुपये है 50 पैसे के। अगर वही हम बात करें 25 पैसे के, देखिए इसको अच्छे समझिए, हम कैसे कैसे क्या क्या सोचे करवा रहे हैं, अभी सब समझ आ जाएगा। चलिए 25 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? एक सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/4, क्योंकि 25 पैसा मतलब 1/4 ही रुपया होगा ना। देखिए ये रुपयों में हमको मिल गया, लेकिन अभी एक सिक्के का मूल्य मिला है ना, मतलब इनका जो भी है 1 रुपये या 25 पैसे या 50 पैसे, उनके एक एक सिक्के का वैल्यू हमको मिला है ना। लेकिन सिक्कों की संख्या हमको दिया है, कंफर्म संख्या तो नहीं दिया, लेकिन हाँ उनका अनुपात तो दिया है ना। बस अनुपात में आप कन्वर्ट करिए कि एक मतलब देखिए अगर हम कहें 5 सिक्का है या 5 अनुपात में है, तो देखिए यहाँ पर 5:6:8 है ना, तो हम वही मानेंगे ना। यहाँ पर एक का जो सिक्का है 5 अनुपात में है, और आधा यानी कि 50 पैसे सिक्का 6 का अनुपात में, 25 पैसे सिक्का 8 के अनुपात में है। तो यहाँ अगर हम इस 1 रुपये के वैल्यू को इस अनुपात यानी सिक्कों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रुपया मिल जाएगा ना। देखिए एक अनुपात कहाँ का है? जो थैले में रखा सिक्का है ना, वहीं का अनुपात है, बाहर से कोई तो है नहीं, थैले में रखे हुए सिक्के का ही अनुपात है। अब हमको देखिए, हमको अभी तक क्या मालूम था? हमको यही मालूम है कि थैले में कितना रुपया रखा गया है ये मालूम है, और कितने कितने का सिक्का रखा गया ये मालूम है, और उन सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है ये मालूम है। तो चलिए हम सिक्कों का वैल्यू निकाल लें। एक सिक्का अगर ए वाला होगा तो उसका कितना वैल्यू होगा, ए वाला होगा कितना होगा, ए वाला होगा तो उसका कितना वैल्यू होगा। लेकिन एक एक सिक्कों की, तो हमको सिक्कों की संख्या दिया है अनुपात में, तो इससे कितना रुपया बना है, इससे कितना रुपया बना, इससे कितना रुपया बना। चलिए हम वही निकाल रहे हैं। अब देखिए कुल रुपयों का अनुपात, रुपयों का अनुपात कैसे निकलेगा? देखिए अनुपात ही निकला, क्योंकि सिक्का का अनुपात अनुपात में ही निकलेगा ना। आप समझिए इस चीज़ को। हम कहें 1 रुपये से कितना रुपया बना होगा, देखिए 1 रुपये से कितना बनेगा भैया? एक रुपये का मूल्य 1 रुपया है, 1 रुपये के सिक्के का, एक सिक्के का मूल्य 1 रुपया है। सिक्के हमारे पास 5 अनुपात में है। चलिए ये हो गया प्लस,
इसके बाद हम कह रहे हैं कि जो 50 पैसे का सिक्का था उससे कितना रुपया बना होगा, क्योंकि हमारे पास हमको पता 50 पैसे के एक सिक्के का मूल्य 1/2 हो, लेकिन हमको सिक्के कितने यहाँ पर 6 है, अनुपात ही है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि 25 पैसे के सिक्के से कितने रुपए बने होंगे। 25 पैसे के सिक्के, एक सिक्के का मूल्य कितना है 1/4, और सिक्के कितने हैं 8 हैं। चलिए इसका करिए, हो गया। इसके बाद मिला 5 धन, यहाँ कटेगा 2 3 6 3, इसके बाद 4 दूनी 8 2, मिला कितना आ गया 5 3 8 2 10। चलिए ये आ गया, यानी एक अनुपात, देखिए ये 10 अनुपात है। 10 अनुपात किसका है, टोटल सिक्कों का अनुपात है, मतलब सिक्कों के मूल्य का अनुपात है। देखिए यहाँ पर सिक्के का मूल्य, यहाँ सिक्के की संख्या का अनुपात, तो टोटल सिक्कों के मूल्य का अनुपात निकल गया, यानी कुल मिला के कितना मूल्य है इनके मतलब मूल्य का अनुपात है। तो टोटल हमको निकल कितना है 10 अनुपात। तो आप कह सकते हैं 10 अनुपात बराबर 240 रुपये। अरे भाई यही तो था ना। देखिए फिर से आप समझिए इस चीज़ को, हमको ये पहले हम ज्ञात किया ना कि जो सिक्के अलग अलग दिए थे उनका अपना क्या क्या वैल्यू है एक सिक्के का। तो हमको मालूम चला 1 रुपये के एक सिक्के का वैल्यू 1 रुपया है। इसके बाद हम मालूम किए कि 50 पैसे का जो सिक्का है उसके एक सिक्के का वैल्यू आधा रुपये है, और 25 पैसे का जो सिक्का उसके एक सिक्के का वैल्यू यानी 1/4 रुपये है। तो हमको जब एक सिक्के का वैल्यू मालूम चला तो हमको सिक्का भी मालूम था यहाँ पर 5 अनुपात में है, यानी हम मालूम किए कि इस 5 सिक्के से कितना अनुपात हमको इस राशि का मिला है, यानी 5 अनुपात इससे मिला। इस सिक्के से कितना अनुपात हमको मिला है, हम देखें यहाँ 3 अनुपात इस राशि का है इसका। इसके बाद ये कितना कंट्रीब्यूट किया था, 2 अनुपात कंट्रीब्यूट किया था। सब मिला जुला हम इतना जानिए एक किसका है, इस सिक्कों की संख्या का नहीं है, सिक्कों को मूल्य का है, यानी जो राशि है ना, राशि का टोटल इसका कंट्रीब्यूशन है। 5 अनुपात 1 कंट्रीब्यूट किया था, 3 अनुपात 1 2 अनुपात, सब मिला के 10 अनुपात हुए, और वही 10 अनुपात बराबर 240 हो गया, क्योंकि हमारे पास टोटल 240 रुपये था। यानी कि हम कहें 10 अनुपात रुपया है या 240 रुपये है, तो हम क्या कह सकते हैं 1 अनुपात बराबर 24 रुपये है। अगर 1 अनुपात बराबर 24 रुपये है तब यही अनुपात निकाल लीजिए। पूछा किसका, हमसे पूछा 50 यानी 25 पैसे के, तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है। देखिए अनुपात अगर हम सबका जोड़ रहे हैं तो अनुपात एक ही चीज़ सब में आएगी। 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना है, बराबर 8 है। चलिए तो 8 है तो हमारे पास एक अनुपात कितना 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 24 गुणे 8, यानी 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 तीन 19। यानी अब हम कह सकते हैं एक जो 25 पैसे के 152 सिक्के रहे होंगे। देखिए 25 पैसे के 152 सिक्के रहे होंगे। अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। अगर 152 25 पैसे के सिक्के हैं तो यानी कि इसमें 4 से भाग करेंगे तो आपको मालूम चल जाए कितना रुपया मिला होगा इससे। तो भाग करेंगे सीधे सीधे 48 आ जाएगा, 4 चौक 16 और 4 8 32, 48 रुपये इसका आ गया। इसी तरह आप निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, उसका भी। और देखिए इसका क्या है, इसका तो सीधे सीधे आ जाएगा कितना, इसके 5 हैं तो 24 बच्चे 120, यानी एक वाला हो जाएगा। यानी देखिए भाई 24 अनुपात है ना, 1 अनुपात 5 इसका सिक्का, 24 बच्चे 120, और इसका मूल्य भी 120 होगा क्योंकि 1 रुपये का वैल्यू 1 ही रुपया है। अगर हम 25 पैसे वाला 50 पैसे ज्ञात करें तो इसका 24 है, अनुपात कितना 6, तो 6 चौको 24, आप सीधे सीधे 12 12 और 6 72 कर सकते हैं इसको, ठीक है 72 इसको कर सकते हैं 48, क्योंकि देखिए हम 72 क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसका आधा होता था, इसमें आधा कर लें, चाहे इसमें आधा कर लें, इसमें आधा कर लें, तो 3 हो गया, 24 यहाँ 72, 48 पहले का था ये। देखिए 8 2 10, 7 4 11, 11 2 13, 13 1 14, इसके बाद 240 पूरा आपको मिल गया। तो वही हम आपको समझा रहे थे। देखिए अब एक बार फिर से अच्छे से आप समझ लीजिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी दे दी, लेकिन आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपको करना कैसे है। देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह करना, पहले तो आपसे पूछा था 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों को दिया था एक थैली में, इसके बाद उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था और टोटल राशि दिया था, लेकिन हमको पूछा था कितने सिक्के हैं 25 पैसे के। तो हमको वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सिक्कों का मूल्य ज्ञात किए। 1 रुपये के सिक्के का मूल्य 1 है, 25 पैसे के 1/4, 50 पैसे 1/2 है। और इसके बाद हम उनकी संख्या जो थी उससे गुणा कर लिए कि मतलब इस संख्या से एक कितना कितना रुपया बनाते हैं या कितना कितना रुपये का अनुपात बनाते हैं। तो हम ज्ञात किए कि इस हिसाब से, यानी कि एक का तो अपना 1 रुपया था, उसके 5 सिक्के थे तो
50 पैसे का आधा है तो उसके 6 सिक्के हैं तो 6, इसके बाद 25 पैसे के 1/4, उसके 8 सिक्के तो 1 मतलब 8 से गुणा कर दिए हैं, ठीक है, 8 सिक्के थे। इसके बाद हम मिला कर देखें 10 अनुपात हमको मिला, और 10 अनुपात इसी 240 राशि के बराबर था, तो हम 1 अनुपात निकाल लें, 1 अनुपात बराबर 24 आ गया, और 24 अनुपात मतलब 1 अनुपात निकला, हमको सिक्कों का अनुपात ज्ञात करना था, तो हम यहाँ से सिक्कों का अनुपात ज्ञात कर लिए। चलिए हम करते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ जाएंगे उसमें अच्छी तरह। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है, 40 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या समान है तो उसके पास कुल कितने नोट हैं? नोट हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार, फिर इसको समझिए, फिर कर रहे हैं। क्या है ये बोला, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के अलग अलग नोट हैं, ठीक है। अब देखिए, मतलब 1 के हैं नोट हैं, 10 के हैं, 5 के नोट हैं। अब बोला इन सब नोटों से मिला के उसके पास टोटल 640 रुपये हैं, और एक कंडीशन दे दिया है कि इसमें जितने भी नोट हैं, मतलब 1 रुपये का नोट जितना है उतना ही 5 रुपये का नोट है, उतना ही 10 रुपये का नोट है, यानी नोटों की संख्या समान है। तो बोला कुल कितने नोट उसके पास है। चलिए, तो आपको पता है, देखिए अब मूल्य फिर निकालिए आप, मूल्य वही निकालेंगे ना। देखिए 1 रुपये की नोट का मूल्य, 1 रुपये की एक नोट का मूल्य क्या हो जाएगा? नोट का मूल्य भाई इसका तो 1 ही रुपया होगा ना, 1 रुपये की नोट है तो 1 ही रुपया इसका होगा ना। अब 5 रुपये की नोट का एक नोट का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। इसके बाद 10 रुपये की एक नोट का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। चलिए, ये हो गया उनका नोटों का मूल्य हो गया ना। अभी हमको ये तो नहीं पता ना कितनी कितनी नोटें हैं। चलिए हम मान ले रहे हैं प्रत्येक नोट x है, ठीक है। प्रत्येक नोट मतलब x, 1 रुपये की भी नोट है, 5 रुपये की भी x नोट है, 10 रुपये की भी x नोट है। तो हम कह सकते हैं माना प्रत्येक x नोट है। चलिए, अगर x नोट है तो इनका मूल्य निकालिए x नोटों का। तो एक के लिए कितना हो जाएगा? देखिए 1 रुपये नोट, 1 रुपये वाली नोट का कुल मूल्य, नोट का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? अरे भाई एक का मूल्य उसका है, x नोट है, बराबर ही x हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम कह रहे 5 रुपये वाली नोट का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? वाली नोट का कुल मूल्य कितना? 5 रुपये है, इसके बाद x नोट है तो 5x हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करें 10 रुपये वाली कुल नोट का मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए 10 इसका मूल्य है, x नोट है, बराबर 10x हो जाएगा। कुल रुपये कितना हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये सब रुपये ही तो निकलने हैं ना, क्योंकि हमें नोट का मूल्य यहाँ पता है, पूरा नोट यहाँ पता है हमको, ये सब रुपये ही तो निकल रहे हैं ना। कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? x धन 5x धन 10x बराबर 10 5 15x 16x। हम कहें टोटल 16x रुपये है इसके पास, हम कहें चाहे टोटल 16x रुपये है या तो कहें टोटल 640 रुपये हैं, बात तो एक ही हुई ना। 640 तो वो खुद का बताया था,
और हम जो 16x अपने हिसाब से मान के लाए हैं, क्योंकि हम मान लिए थे कि प्रत्येक के पास x नोटें हैं। जब x नोटें हैं सबके पास, तो इसका हो जाएगा x रुपये, इसका 5x रुपये हो जाएगा, इसका 10x रुपये हो जाएगा, क्योंकि इनके अपना अपना मूल्य है इनका। तो उस हिसाब से हमारा कुल नोट मतलब कुल रुपया निकल गया 16x। अब हम कहें 16x रुपये है या 640x है, मतलब 640 है, बात बराबर हो जा रही है। चलिए हम इनको बराबर ही कर देना है। फिर 16x बराबर 640 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 16 चौको 64, यानी हो जाएगा 40। x बराबर 40 हो गया। x बराबर 40 यानी नोट कितनी है, 40। 40 तो एक के पास है ना, प्रत्येक के पास ना, इसके पास भी 40, क्योंकि बोला है ना प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या समान है। तो आपके पास 1 रुपये की कितनी नोट है, 40 नोट है। 5 रुपये की कितनी, 40 नोट है। इसके बाद 10 रुपये की 40 नोट है। चलिए मिला के 4 3 12 120, टोटल आपके पास नोटों की संख्या 120 हो गई। ठीक, 120 नोट कितनी हो गई आपके पास, टोटल 120 नोट, वही हमसे पूछा था। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी आप मत घबराइए। तो इसमें करना क्या आपको एक बात जान लीजिए, अगर जो नोट या सिक्के वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उनका मूल्य निकालिए, क्योंकि मूल्य देखिए, मूल्य आप समझेंगे मूल्य क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं 50 पैसे सिक्कों का, तो उनका मूल्य रुपये में निकालिए ना। तो रुपये में ही, क्योंकि राशियाँ तो आपको जो धनराशि रहेगा रुपये में ही दिया रहेगा, तो उनका अपना एक मूल्य निकालिए। एक मतलब यूनिट इकाई का कितना मूल्य आता है, तो उस हिसाब से मूल्य निकालने के बाद इसके बाद जब उनका यूनिट इकाई का मूल्य निकलेगा, तो उनका अगर जो भी संख्या सिक्का या नोट का दिया रहेगा उससे गुणा करके आप उनका पूरा कुल मूल्य निकाल सकते हैं। इसके बाद जो कुल मूल्य निकल जाएगा, चाहे अनुपात में निकले चाहे टोटल उस तरह से मूल्य निकले, जो दिया रहता है मूल्य उसके बराबर हम करके लिख देते हैं। इसके बाद मिल जाता है हमको जो भी क्वेश्चन पूछा रहता है। चलिए तो देखिए, नोटों वाला क्वेश्चन या सिक्कों वाला क्वेश्चन 1 2 और हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना है, इतना समझने के लिए आप लोग काफ़ी है, लेकिन फिर भी 1 2 क्वेश्चन और भी हम करवाएंगे इस पर, तो आप लोग परेशान ना होइए। लेकिन हाँ, आप लोग रिवाइज करते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि शायद काफ़ी दिन से हम कहे नहीं हैं, तो पता नहीं आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, नोट्स आप लोग बनाते रहिए, इससे आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी रहेगी बाद में। और क्वेश्चन की मतलब प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी बुक है, बुक मायने नहीं रखती है, आप क्वेश्चन बस कहीं से प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस करेंगे खुद ही आपको नया नया आइडिया आता रहेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो आप लोग लगाते रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।